तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। आज हमारे पास शामपुर कस्बे की एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है, जिसे हम बिरयानी ब्रदर्स का बिजनेस टेस्ट कह सकते हैं। ये कहानी दो भाइयों की है जो असल में बिजनेस की दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफी यानी विचारधाराओं का ग्राउंड टेस्ट कर रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम ये समझेंगे कि एक सफल व्यवसाय की असली नींव आखिर होती क्या है, और जब दो अलग अलग रणनीतियां जमीन पर उतारी जाती हैं तो असलियत क्या होती है। अब इस पूरे केस को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मशहूर बिरयानी वाले हरिदास त्रिपाठी जी ने अपने निधन से पहले एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने अपने बेटों से साफ कहा था कि ये दुकान सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, ये एक भरोसा है। लोग यहां अपनापन लेने आते हैं। जरा सोचिए इस बात पर। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, राइट? ये उस पूरे बिजनेस का डीएनए है, और यही वो फाउंडेशन है जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा रियल लाइफ एबी टेस्ट होने वाला है। और यहीं से कहानी का पहला भाग शुरू होता है, पिता की विरासत। पिता के जाने के बाद बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी दोनों बेटों पर आ जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों को बिल्कुल अलग अलग खूबियां विरासत में मिली हैं। एक तरफ है मोहन। मोहन नंबर गेम में बहुत तेज है, बेहद महत्वाकांक्षी है और उसे बिजनेस का तेजी से आधुनिकीकरण करना है। दूसरी तरफ है सोहन। सोहन बिल्कुल अपने पिता की तरह है, स्वाद पहचानने में माहिर, थोड़ा पारंपरिक और परिवार की पुरानी साख को ही सबसे ऊपर रखने वाला। तो आप देख सकते हैं, एक का पूरा फोकस आंकड़ों और प्रॉफिट पर है, तो दूसरे का प्रोडक्ट और क्वालिटी पर। अब यहीं से आता है हमारा दूसरा भाग, विचारधारा का टकराव, जहां महत्वाकांक्षा और परंपरा आमने सामने होती हैं। तो बिजनेस बंटने के बाद एक बहुत ही क्लासिक A/B टेस्ट शुरू होता है। मोहन अपनाता है प्रॉफिट फर्स्ट मॉडल। उसकी रणनीति बड़ी सिंपल है, प्रीमियम बासमती चावल और असली केसर का खर्च कम कर दो, और जो पैसा बचे उसे AC, फैंसी लाइट्स और दिखावे पर लगाओ, ताकि ज्यादा पैसे वाले ग्राहक अट्रैक्ट हों। वहीं दूसरी ओर सोहन की रणनीति है ट्रस्ट फर्स्ट। वो किसी भी कीमत पर अपनी बिरयानी की सामग्री से कोई समझौता नहीं करना चाहता। उसका फंडा क्लियर है, मुनाफा थोड़ा बाद में कमा लेंगे, लेकिन ग्राहकों का जो भरोसा है वो सबसे पहले आना चाहिए। अब हम आते हैं भाग 3 पर, मार्केटिंग बनाम प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी। देखते हैं जब ये रणनीतियां लागू होती हैं तो क्या होता है। अगर हम मोहन के बिजनेस के शुरुआती कुछ महीनों को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। पहले हफ्ते में उसकी वातानुकूलित और चमकदार दुकान में भारी भीड़ उमड़ती है, सब कुछ एकदम हिट लगता है। लेकिन कहानी पहले महीने में ही पलटने लगती है, जब ग्राहकों को स्वाद में गिरावट महसूस होती है। ऐसे में मोहन की पत्नी सावित्री का रिएक्शन क्या होता है? वो कहती है, मार्केटिंग बढ़ा दो। लेकिन तीसरे महीने तक आते आते असलियत सामने आ ही जाती है। मोहन के लिए अपनी उस फैंसी दुकान का भारी भरकम बिजली बिल और स्टाफ की सैलरी निकालना भी मुश्किल हो जाता है। यह हमें साफ बताता है कि अगर आपका कोर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो सिर्फ मार्केटिंग से बनी हाइप आपको लंबे समय तक नहीं बचा सकती। और इस पूरी गिरावट को सिर्फ इस एक नंबर से समझा जा सकता है, 30। मोहन की दुकान में हर दिन 30 बिरयानी की प्लेटें बिना बिके सीधे कूड़े में जाने लगी। जरा सोचिए, ये सिर्फ स्वादिष्ट खाने की ही बर्बादी नहीं थी, बल्कि सीधे सीधे पैसों की बर्बादी थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बाहरी दिखावा और महंगी सजावट स्वाद में आई कमी को कभी कवर नहीं कर सकते। और इसी से हम अपने चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, असलियत का सामना। चलिए देखते हैं कि डे टू डे ऑपरेशंस में ये दोनों मॉडल कैसे काम करते हैं। अगर हम दोनों भाइयों के रोजमर्रा के कामकाज की तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। एम्प्लॉय रिलेशंस को ही ले लीजिए। मोहन का मॉडल पूरी तरह डर पर टिका है। जरा सा नमक ज्यादा क्या डल गया, वो अपने कर्मचारी रमेश पर बुरी तरह चिल्लाता है। वहीं सोहन के कर्मचारी राजू के हाथ से पूरी प्लेट गिर जाती है, फिर भी वो उसे माफ कर देता है और उसे परिवार की तरह मानता है। कम्युनिटी से जुड़ाव के मामले में भी मोहन सिर्फ पेड मार्केटिंग और पर्चे बांटने पर पैसे खर्च करता है, जबकि सोहन की पत्नी राधा किसी भूखे बुजुर्ग को मुफ्त खाना खिलाकर असली ऑर्गेनिक गुडविल कमाती हैं। और सबसे जरूरी चीज, रसोई। मोहन की बाहर से चमकती दुकान के अंदर इतनी गंदी रसोई है कि फूड इंस्पेक्टर उसे दुकान बंद करने की चेतावनी दे डालता है। इसके उलट सोहन की छोटी सी जगह के बावजूद उसकी साफ सुथरी रसोई उसी इंस्पेक्टर की खूब तारीफें बटोरती है। तो इन सब चीजों को देखकर हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। जब शुरुआती चमक या मार्केटिंग की हाइप फीकी पड़ जाती है, तो आखिर वो क्या चीज है जो एक बिजनेस को सच में जिंदा रखती है? तेज ग्रोथ की अंधी दौड़ और ब्रांड की ऑथेंटिसिटी को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है, ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए।
और यही हमें इस केस स्टडी के अंतिम भाग तक लाता है। भाग 5, सुलह और हमारे मूल मूल्य यानी कोर वैल्यूज। जब मोहन का बिजनेस लगभग ठप हो जाता है तो वो अपने भाई सोहन की दुकान पर जाता है। वहां की भारी भीड़ और उस सुकून भरे माहौल को देखकर मोहन एक बहुत गहरी बात कहता है। वो कहता है, मैंने एक मशीन बनाई और तुमने एक घर। ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन था। मोहन को आखिरकार समझ आ गया था कि अगर आप एक शानदार विरासत को सिर्फ पैसे छापने वाली मशीन में बदल देंगे तो आप ग्राहकों के वापस आने की मुख्य वजह ही खत्म कर देंगे। इसके बाद जो होता है वो बिजनेस मैनेजमेंट का एक बेहतरीन सबक है। अपनी अपनी ताकतों को मिलाकर दोनों भाई एक नया सिंथेसाइज्ड मॉडल तैयार करते हैं। सबसे पहला बदलाव, क्वालिटी फिर से नंबर 1 हो गई। वो प्रीमियम सामग्री वापस आ गई। मोहन ने अपना वो डराने वाला रवैया छोड़ दिया और कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट अपनाया, यानी अब कर्मचारियों पर चिल्लाने के बजाय उन्हें सिखाया जाने लगा। साथ ही उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की, गरीब बच्चों के लिए हर रविवार मुफ्त भोजन शुरू किया। और सबसे कमाल की बात यह रही कि भले ही उनकी दुकानें अलग अलग थीं, लेकिन अब उनका एथिकल फाउंडेशन, उनकी नीयत एक थी। मोहन की ऑपरेशन संभालने की स्किल और सोहन की ईमानदारी, ये दोनों मिलके एक बेहद सफल कॉम्बिनेशन बन गए। तो अंत में ये केस स्टडी हमें इस बहुत ही पावरफुल विचार के साथ छोड़ जाती है। सच्ची सफलता सिर्फ तेजी से पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि महत्वाकांक्षा, ईमानदारी और लोगों के साथ आपके प्रामाणिक जुड़ाव के बीच एक सही बैलेंस बनाने में है। जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, क्या आप जो भी काम कर रहे हैं या जो बिजनेस आप बना रहे हैं वो सिर्फ बाहर से चमकने वाली एक मशीन है, या फिर वो सच्चे भरोसे की नींव पर टिका हुआ एक मजबूत घर है? इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।